सो टूल्स के बाद में चैप्टर का अगला पार्ट प्रोसीजर, प्रोसीजर ऑफ आरडीएनए फॉर्मेशन एंड ट्रांसफर ऑफ जीन। ये चैप्टर का हमारा सेकंड पार्ट है। हमने शुरू में चैप्टर को दो पार्ट में डिवाइड किया था, टूल्स एंड प्रोसीजर। टूल्स में वैसे मैंने 4 टाइप के टूल्स बताए थे। कौन कौन से? हाँ, उनमें से 2 हमने पढ़े हैं, एंजाइम और वेक्टर। 2 टूल्स और हैं, पैसेंजर डीएनए एंड होस्ट। ये हमारे भी प्रोसीजर के साथ ही होंगे, तो दोनों को साथ ही पढ़ेंगे। तो प्रोसीजर मतलब पहले इसमें आरडीएनए बनाएंगे। अब वो जो टूल्स हमने बताए वो भी यूज होंगे। सबसे पहला काम होता है आरडीएनए बनाना। आरडीएनए 2 अलग अलग डीएनए को कंबाइन करके बनेगा। कौन कौन से डीएनए? एक तो जो जीन हमें ट्रांसफर करना है, और एक वेक्टर डीएनए। जो जीन हमें ट्रांसफर करना होता है उसको अलग अलग कई सारे नाम है। यूजुअली हम उसको डिजायर्ड जीन कहते हैं। कई जगह एनसीईआरटी में आपको जीन ऑफ इंटरेस्ट भी लिखा हुआ मिलेगा। तो जीन ऑफ इंटरेस्ट भी वही बात है, डिजायर्ड जीन। एक दो जगह आपको एलियन पीस ऑफ डीएनए भी लिखा मिलेगा। तो एलियन डीएनए भी क्या होता है? एलियन मतलब कोई बाहर से आया हुआ। तो एलियन डीएनए भी क्या है? डिजायर्ड जीन। समझे? और आपको लास्ट टाइम वेक्टर में हमने बताया था कि एक ओआरआई की प्रेजेंस और 3 प्रॉपर्टी बताई थी। एक्चुअली चैप्टर के अंदर एक पैराग्राफ हमने आगे छोड़ रखा है। बुक निकालो एनसीईआरटी की, और चैप्टर का सेकंड पेज जहां मैंने 2 पैराग्राफ छुड़वा रखे हैं आपको, शुरू में इंट्रोडक्शन और वहां पर पेज नंबर 193 आई थिंक, 193 पर ही है, 94 पर। हाँ, इस पेज में हमने बीच के 2 पैराग्राफ छोड़ रखे थे, और लास्ट वाले पैराग्राफ में कोहेन एंड बोयर का एक्सपेरिमेंट लिखा हुआ है। मिल गया सबको? तो इस कोहेन एंड बोयर वाला जो पैराग्राफ है उसके ठीक ऊपर एक पैराग्राफ, अभी भी 2 पैराग्राफ में से एक अभी नहीं पढ़ना है। जो नीचे वाला पैराग्राफ है वो पढ़ेंगे। उसमें ओआरआई की इंपॉर्टेंस दे रखी। जब हम वेक्टर में ओआरआई पढ़ते हैं तो उसके बाद आप इसको पढ़ सकते हैं। इस पैराग्राफ में लिखा है कि जो एलियन डीएनए जो हम बाहर से सेल में इंट्रोड्यूस करते हैं उसका फ्यूचर क्या होगा। फेट का मतलब क्या होता है? फ्यूचर। लिखा है ना ऐसे ही कुछ इसमें, फेट ऑफ एलियन पीस ऑफ डीएनए। फेट मतलब जो डीएनए आप बाहर से इंसर्ट कर रहे हो उसका क्या फ्यूचर है। तो बता रहे हैं कि सेल में जाकर के या तो उसमें खुद में ओआरआई हो तो वो रिप्लिकेट हो जाएगा, या वो जिस वेक्टर के साथ जा रहा हो उसमें ओआरआई होगी तो भी काम चल जाएगा, और नहीं तो वो होस्ट सेल के डीएनए से जाके जुड़े ताकि उसको होस्ट सेल की ओआरआई मिल जाए। मतलब कहने का मतलब साफ है, जो भी डीएनए या डिजायर्ड जीन हम भेजेंगे उसमें क्या होनी चाहिए? ओआरआई। अब या तो वेक्टर ले जा रहा है तो वेक्टर की चल जाएगी, नहीं तो फिर होस्ट के ही डीएनए से यूज करनी पड़ेगी। अदरवाइज अगर कोई जीन हमने ट्रांसफर किया और उसमें ओआरआई नहीं है तो वो उस सेल में तो चला गया, हमने भेजा। जब वो सेल डिवाइड करेगी तो फिर अगर उसमें हमारे डिजायर्ड जीन में ओआरआई नहीं हुई तो वो मल्टीप्लाई करके दोनों सेल में कैसे जाएगा? इसलिए ओआरआई मस्ट है। जो ओआरआई के बारे में थोड़ा सा इस पैराग्राफ में दे रखा है, वेक्टर पढ़ने के बाद इसको पढ़ोगे तो ये पैराग्राफ आपको समझ में आएगा। ठीक है, अभी भी एक पैराग्राफ है, इसको और बाद में पढ़ेंगे। चलिए प्रोसीजर पर आते हैं। सबसे पहला काम प्रोसीजर का क्या है? हम अपने एक्सपेरिमेंट की शुरुआत अगर करेंगे तो सबसे पहला हमारा काम होता है डिजायर्ड जीन का आइसोलेशन। जो जीन हमें ट्रांसफर करना है सबसे पहले वो लेके आएंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद आरडीएनए बनाएंगे। फर्स्ट स्टेप, आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड जीन। आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड जीन।
तो जो जीन हम किसी ऑर्गेनिज्म का किसी और ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर करना चाह रहे हैं, दैट इज डिजायर्ड जीन। अच्छा, ये डिजायर्ड जीन भी तो किसी सेल में ही होगा, किसी ऑर्गेनिज्म का है तो सेल में ही होगा। हम डिजायर्ड जीन आइसोलेट करने के या ऑब्टेन करने के हमारे पास अलग अलग तरीके हैं, पर जो सबसे कॉमन और डायरेक्ट मेथड है वो यही है कि हम जीन को उसकी सेल में से आइसोलेट करें। तो ये डिजायर्ड जीन नेचुरली जिस ऑर्गेनिज्म की सेल में है उसी में से उसको आइसोलेट करेंगे, पहला काम यही रखें। कुछ और मेथड भी हैं जो बाद में बात करेंगे, ठीक है। अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वाला प्रोसेस याद है, सेम वही प्रोसेस काम आए, डिजायर्ड जीन आइसोलेशन। फिंगरप्रिंटिंग के प्रोसेस को याद करो। फिंगरप्रिंटिंग के प्रोसेस में हमने एक सैंपल लिया था, उसमें भी सेल थी, और उस सैंपल के डीएनए में से कोई बता सकता है कि हमने फाइनली क्या ढूंढ के निकाला? उसमें से क्या ढूंढा था? जो हमें एक्सरे पर बैंड्स दिखे वो क्या थे? आरएफ। आरएफ का ही तो पैटर्न था, आरएफ एलपी। आरएफ से ध्यान है, टेस्ट हुआ था ना संडे को। हो गए सारे क्वेश्चन या कोई डाउट है? वैसे डाउट जैसा तो पेपर ही नहीं बनाया था, और ज्यादा क्वेश्चन तो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस के थे, बायोटेक के इसके तो कम ही थे क्वेश्चन। हो गए सबसे? क्या हुआ, कुछ बोल नहीं रहे हो? यस भी नहीं निकल रहा मुंह से, मतलब अब जो हो गया जो तो हो गया, यस तो बोल ही सकते हो एटलीस्ट। तो देखिए, फिंगरप्रिंटिंग के प्रोसेस जैसा ही प्रोसेस है, मतलब हम वहां पर किसी सेल में से आरएफ निकाल रहे हैं और अब हम किसी सेल में से डिजायर्ड जीन निकालेंगे। यही तो फर्क है, काम तो एक जैसा ही है। आरएफ की जगह क्या करना है? कोई जीन आइसोलेट करना। तो प्रोसेस पूरा फिंगरप्रिंटिंग वाला रहे, इसलिए उसको दोबारा इतना बड़ा प्रोसेस नहीं बताएंगे, वो बता चुका हूं मैं। हाँ, एक और चीज ध्यान रखना, फिंगरप्रिंटिंग के प्रोसेस में हमें दो चेंज करने पड़ेंगे। एक और चीज, जैसे हमने कहा था मिनी सैटेलाइट के दोनों तरफ पैलिंड्रोम होता है, रेस्ट्रिक्शन साइट, जिससे हमने उसको कट किया। एक और बड़ी खास बात है कि हमारे जितने नेचुरल डीएनए, किसी भी ऑर्गेनिज्म का जीन ले लो, हर जीन के दोनों तरफ पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस जरूर होती। एक तो मैंने आपको बताई भी थी, टर्मिनेटर में जहां वो हेयर पिन लूप बनता है, वो किसकी वजह से बना था? पैलिंड्रोम, ठीक है। तो जितने भी जीन होते हैं ना, उन जीन के प्रमोटर रीजन में और टर्मिनेटर रीजन में पैलिंड्रोम जरूर होता है, समझ गए? तो इसका फायदा यह है कि अगर हमें जीन के दोनों तरफ का पैलिंड्रोम पता चल जाए, पैलिंड्रोम मतलब रेस्ट्रिक्शन साइट, तो हम वो एंजाइम सेलेक्ट कर सकते हैं जो हमारे डिजायर्ड जीन को काटेगा। समझ गए? डिजायर्ड जीन को काट के लाना है तो एंजाइम तो लेना पड़ेगा। तो सबसे पहला काम, हम अपने डिजायर्ड जीन के दोनों तरफ के पैलिंड्रोम पता करते हैं। पैलिंड्रोम हमेशा होंगे और ये सब सीक्वेंसिंग से किया जाता है, ठीक है। तो पहले तो क्या पता करेंगे? पैलिंड्रोम, जिससे हम ये डिसाइड कर लेंगे कि हमें अपना डिजायर्ड जीन कौन से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करके मिलेगा, तो वो एंजाइम सेलेक्ट करेंगे। हमने फिंगरप्रिंटिंग के प्रोसेस में भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज किया था, वहां हमने वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज किया है जिसने आरएफ को काटा था। अब हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बदलेंगे और अब हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वो यूज करेंगे जो हमारे डिजायर्ड जीन को काटेंगे। तो एक तो क्या चेंज करना है? एंजाइम, समझ गए? फिर लास्ट में फिंगरप्रिंटिंग में आप देखिए, आरएफ को पहचानने के लिए हमने प्रोब डाला था। प्रोब भी मिनी सैटेलाइट का ही कॉम्प्लीमेंट्री था, तभी तो उस पर जाके जुड़ा हूं। अब हमें प्रोब क्या चाहिएगा? डिजायर्ड जीन का कॉम्प्लीमेंट्री, तभी तो हमारे जीन पे जाके जुड़ेगा, तो हम मालूम चलेगा कि यहाँ जीन है। तो दूसरी चीज क्या चेंज करनी है? प्रोब। तो फिंगरप्रिंटिंग के प्रोसेस में दो चेंज होंगे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम अब जीन के अकॉर्डिंग लिया जाएगा, और प्रोब भी जीन के ही कॉम्प्लीमेंट्री बनाए जाएंगे। प्रोब तो आर्टिफिशियली बनाने पड़ते हैं क्योंकि वो रेडियो एक्टिव डीएनए होते हैं। तो हम क्या करते हैं, हमारा जो डिजायर्ड जीन होता है उसकी शुरू की थोड़ी सी सीक्वेंस और लास्ट की थोड़ी सी सीक्वेंस पता कर लेते हैं। सीक्वेंस पता कर सकते हैं, जो जीन के आगे की पीछे की सीक्वेंस है, उन सीक्वेंस का हम आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव सिंगल स्टैंडर्ड प्रोब बनाते हैं, और यही प्रोब हम लास्ट में यूज करेंगे। समझ गए? तो जीन आइसोलेट करने से पहले हमें दो तैयारियां करनी है, दो काम करने हैं। पहला काम तो यह करना है कि जीन के दोनों तरफ का रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन साइट पता करेंगे, पैलिंड्रोम।
ताकि एंजाइम का सिलेक्शन करें, और दूसरा हम क्या करेंगे, जीन की सीक्वेंस से प्रोब बना ले। ये दोनों करने के बाद फिर हम प्रोसेस शुरू करते हैं। तो हमेशा डिजायर्ड जीन ऑब्टेन करने में पहली प्रायोरिटी यही रहेगी कि हम उसकी सेल में से उसको डायरेक्ट लाएं। थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है लेकिन आइडियल डायरेक्ट प्रोसेस होता है। एनसीईआरटी इस स्टेप को 2 पार्ट में डिवाइड कर देती है। एनसीईआरटी ने इसको 2 स्टेप में दे रखा है, और तो भी पूरा नहीं दे रखा है। पहला काम उन्होंने कहा है कि एक काम करेंगे, सबसे पहले तो आइसोलेशन ऑफ डीएनए। डिजायर्ड जीन आइसोलेट करने में सबसे पहला काम क्या करेंगे, डीएनए आइसोलेट करेंगे। मैंने वैसे फिंगरप्रिंटिंग में आपको सारा एक साथ ही बता दिया था, लेकिन शुरुआत में पहली स्टेप में हमने भी डीएनए आइसोलेट किया। कैसे किया था याद है किसी को? क्या प्रोसेस था डीएनए आइसोलेट करने? सैंपल की सेल में सेल का लाइसिस किया और प्रोटोप्लाज्म अलग किया, उसमें से फिर डीएनए प्रेसिपिटेट किया। किसकी हेल्प से? इथेनॉल, है ना? तो वही प्रोसेस काम आएगा यहाँ, आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड जीन, सॉरी आइसोलेशन ऑफ डीएनए। इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, हम वो सेल्स लेंगे जिनमें हमारा डिजायर्ड जीन है। सेल्स हैविंग डिजायर्ड जीन आर टेकन, वो सेल लेंगे जिसमें हमारा जीन है। अब इन सेल का लाइसिस करेंगे। लाइसिस किससे करेंगे? लाइसिस ऑफ सेल्स बाय, लाइसिस किससे करेंगे? टूल्स पढ़ा दिए तो टूल्स का यूज करो। लाइसिस के लिए क्या बताए थे? अरे एंजाइम बताए तो थे, लाइजिंग एंजाइम। लाइजिंग एंजाइम कौन सा लेंगे वो सेल के ऊपर डिपेंड करेगी। मान लो अपन बैक्टीरिया में से जीन आइसोलेट कर रहे हैं, तो लाइजिंग एंजाइम कौन सा लेंगे? कौन सा? लाइसोजाइम लेंगे। ठीक है, इसी तरह से प्लांट में से जीन ट्रांसफर कर, जीन निकाल रहे हैं तो सेल्यूलेज, पैक्टिनेज। तो इस तरह से सेल के अकॉर्डिंग हम लाइजिंग एंजाइम लेंगे। लाइसिस करने के बाद हमें मिलेगा प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म ऑब्टेन। अब इस प्रोटोप्लाज्म में से मैंने आपको बताया था उस समय, तो डायरेक्ट बता दिया था, कभी इसमें हम चिल्ड इथेनॉल ऐड करेंगे तो प्रेसिपिटेट आ जाए। लेकिन आइडियली होता यह है, एक काम और करना पड़ता है। प्रोटोप्लाज्म इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स मिक्सचर, ठीक है? उसमें बहुत सारे अलग अलग बायोमोलिक्यूल्स हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, डीएनए सब है। अब इतने कॉम्प्लेक्स मिक्सचर में से डीएनए को प्रेसिपिटेट करने में थोड़ी मुश्किल होती और बहुत सारी चीजें मिक्स हो जाती। तो इसके लिए इस प्रोटोप्लाज्म में डीएनए को छोड़कर बाकी मैक्रोमोलिक्यूल हम हटा देते हैं। प्रोटोप्लाज्म में से अगर आपको प्रोटीन हटाना हो तो क्या करो? प्रोटीन का डाइजेशन कर दो। किससे? प्रोटीएज। ऐसे ही कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, ये जितने भी मॉलिक्यूल हैं डीएनए के अलावा, आरएनए, इन सबको उनके रेस्पेक्टिव डाइजेस्टिव एंजाइम से डाइजेस्ट करके खत्म कर देंगे। हम प्रोटोप्लाज्म को थोड़ा सिंप्लीफाई करें, उसके बाद हम इथेनॉल से डीएनए प्रेसिपिटेट करते हैं। तो यहाँ पर एक काम अभी और रहेगा। प्रोटोप्लाज्म मिला, नाउ इस प्रोटोप्लाज्म में से, फ्रॉम दिस प्रोटोप्लाज्म, some major macromolecules are removed by their digestive enzymes. उनके डाइजेस्टिव एंजाइम से हम इन मैक्रोमोलिक्यूल को हटा देंगे। लाइक proteins can be removed by protease, RNA can be removed by RNase या ribonuclease। इसी तरह से लिपिड के लिए लाइपेज। तो सारे मैक्रोमोलिक्यूल्स को हम डाइजेस्ट करें। दे आर रिमूव्ड बाय डाइजेशन, डाइजेशन बाय डाइजेस्टिव एंजाइम्स। और उसके बाद फिर फाइनली प्यूरिफाइड डीएनए, purified DNA can be precipitated out by using chilled ethanol। उसके बाद फिर हम लास्ट में इथेनॉल ऐड करेंगे और डीएनए प्रेसिपिटेट आउट करेंगे।
तो फिंगरप्रिंटिंग में जो प्रोसेस हमने एक स्टेप में लिख दिया था, लाइसिस एंड प्रेसिपिटेशन, ये काम प्रैक्टिकली इस तरह से होगा। तो डिजायर्ड जीन के आइसोलेशन में सबसे पहला काम होता है हम अपने सेल से डीएनए आइसोलेट करें, फिर अब इस डीएनए में से हम जीन आइसोलेट करें। एनसीईआरटी में भी स्टेप मार्किंग करते चलेंगे। ये फर्स्ट स्टेप का फर्स्ट पार्ट एनसीईआरटी में पेज नंबर 201 पर मिलेगा। टू 201 पर प्रोसेस शुरू कर रखा है, प्रोसेसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी लिखा है, ये हेडिंग। यहां से हमारे चैप्टर का दूसरा हिस्सा शुरू होता है। अच्छा, अब इसमें आप नीचे देखो तो पहली स्टेप लिख रखी है उन्होंने, आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल डीएनए, मिला। अब लेकिन ये फर्स्ट स्टेप नहीं, ये फर्स्ट स्टेप का फर्स्ट पार्ट है, तो इसके ऊपर थोड़ी सी जगह होगी, वहां लिखो फर्स्ट स्टेप आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड जी, इस हेडिंग से ऊपर लिखना, एनसीईआरटी में लिख लो आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड जीन और उसको बनाओ फर्स्ट स्टेप। जब बुक में बात कर रहा हूं तो लोग बात कॉपी में लिख रहे हैं, लिख लिया सबने? अब जो आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल है उसको कर दो फर्स्ट ए, वो ए पार्ट हो गया, जो हमने ए पार्ट लिया इसको, ठीक है। अब ये जो पूरा पैराग्राफ नीचे तक है इसको आप पढ़ेंगे तो उसमें यही चीज लिखी है जो मैंने आपको ये फ्लो चार्ट में बना रखी। आपको करना क्या, मैं इसलिए एनसीईआरटी को साथ साथ मार्क करवा रहा हूं कि आप कभी भी बायोटेक का रिवीजन अकेले एनसीईआरटी या अकेले क्लास के नोट से नहीं करेंगे, सुन लेना। जब जब थ्योरी पढ़ोगे आपके एक तरफ नोट्स और दूसरी तरफ एनसीईआरटी खुली होनी चाहिए एक साथ, कि हमने यहाँ ये स्टेप फ्लो चार्ट में पढ़ी है, तुरंत एनसीईआरटी में भी रीड कर लो पैराग्राफ कौन सा है, समझ गए ना? फिर नहीं तो अदरवाइज एनसीईआरटी की चीजों को रिलेट नहीं कर पाओगे। अभी आप देखना यहाँ पर कितनी चीजें आधी अधूरी है, तो इसलिए तो पूरा केवल एनसीईआरटी से समझ में नहीं आता बात। ये तो पहला पार्ट हो गया इसका, समझ गए? अच्छा, दो फोटोग्राफ दिख रहे हैं, देखो साइड में। जब हम टेस्ट ट्यूब में प्रोटोप्लाज्म में इथेनॉल ऐड करेंगे तो कैसा प्रेसिपिटेट आता है वो डायग्राम में दिखा रखा है, फोटोग्राफ में दिखा रखा है। एक म्यूसिलेजिनस क्रीम ऑरेंज कलर का डीएनए प्रेसिपिटेट दिख रहा होगा पहले फोटोग्राफ में। सेकंड में इसको निकालते हुए दिखा रहे हैं, एक वायर आता है ऐसा मुड़ा हुआ हुक जैसा, उसकी हेल्प से इसको निकालते हैं, दिख रहा होगा डायग्राम में, है ना? इस प्रोसेस का भी नाम है स्पूलिंग, नीचे लिखा वो भी होगा, स्पूलिंग ऑफ डीएनए। ये भी पूछा है, बताओ। स्पूलिंग इज जस्ट सेपरेटिंग और टेकिंग आउट द डीएनए ओनली। प्रेसिपिटेशन के बाद जो डीएनए आप निकाल के अलग करते हो दैट इज कॉल्ड स्पूलिंग, ठीक है? ये दोनों फोटोग्राफ में दिख रहे होंगे आप। तो ये तो हमारा पहला काम हुआ, आइसोलेशन ऑफ डीएनए। यहां तक बात समझ में आ गई? पहले भी पढ़ रखा था अपने। अब इसके बाद में सेकेंड स्टेप, बी पार्ट इसका, ये जो डीएनए आइसोलेट हुआ, अब इसमें से हम अपना जीन आइसोलेट करेंगे। कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन, specific location to obtain desired gene। अब ये जो डीएनए है इसको हम स्पेसिफिक पर्टिकुलर कुछ जगहों से कट करेंगे और फाइनली डिजायर्ड जीन ऑब्टेन करेंगे। यहां से आगे का भी सारा काम आपका डिजायर्ड जीन वही वाला होगा, फिंगरप्रिंटिंग वाला ही। डीएनए आइसोलेट हो गया, उसके बाद हमने फिंगरप्रिंटिंग वाले में क्या किया? डीएनए आने के बाद रेस्ट्रिक्शन नहीं, पीसीआर तो ऑप्शनल है, पीसीआर तभी करेंगे जब डीएनए कम हो। यहाँ कम नहीं होगा, वो वहां फोरेंसिक में कम हो सकता है कि क्राइम प्लेस से आपको सेल ज्यादा मिली ही नहीं, यहाँ थोड़ी कम होगा। यहाँ तो अपने हाथ में सेल लेना, तो अपन पहले ही ज्यादा लेंगे सेल, तो पीसीआर की खास जरूरत नहीं। डीएनए मिला, अगला काम है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कौन सा लेंगे? जिस एंजाइम की रेस्ट्रिक्शन साइट डिजायर्ड जीन के दोनों तरफ है। वो क्या करेगा? वो जहां जहां उसको साइट मिलेगी वो एंजाइम डीएनए काटता चलेगा, तो हमारे डिजायर्ड जीन को भी कट करेगा,
बाकी और भी कहीं साइट होगी तो वहां भी कट करेगा। फाइनली डाइजेशन के बाद डीएनए के टुकड़े हो जाएंगे, राइट। अब इन टुकड़ों को सेपरेट करेंगे किससे, किससे, जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस से जेल में लेंथ वाइज सेपरेट करेंगे, याद है ना। फिर जेल में लेंथ वाइज सेपरेट करने के बाद अगला काम क्या रहता है, एल्कलाइन मीडियम में डीनेचुरेशन करके डीएनए को सिंगल स्ट्रैंडेड बनाएंगे। उसके बाद जेल में प्रेजेंट डीएनए को एक नाइट्रोसेलुलर मेम्ब्रेन पर ट्रांसफर करेंगे बाय प्रोसेस कॉल्ड सदर्न ब्लॉटिंग। समझ गए, ठीक है। सदर्न ब्लॉटिंग के बाद अब हमारे पास मेम्ब्रेन पर सारे डीएनए आ गए, हमें पहचानना है डिजायर्ड जीन, क्या करें। अब फाइनली हम प्रोब यूज करेंगे, प्रोब मेम्ब्रेन पे डालेंगे। अब देखिए आरएफ तो हर क्रोमोसोम में था, इसलिए बहुत सारे मिलते हैं, डिजायर्ड जीन तो पूरे जीनोम में एक होगा। तो आपका जब प्रोब डालोगे ना तो प्रोब उस पूरी मेम्ब्रेन पर एक जगह जाके जुड़ेगा, क्योंकि जीन तो एक ही जगह होगा ना, एक जगह प्रोब जुड़ेगा। हमें कैसे मालूम चलेगा प्रोब कहां जुड़ा, ऑटो रेडियोग्राफी करेंगे और इस मेम्ब्रेन के साथ फोटोग्राफिक फिल्म लगाएंगे। तो फोटोग्राफिक फिल्म पर प्रोब के रेडिएशन से एक बैंड बन जाएगा। तो मेम्ब्रेन एक्सरे फिल्म पर जो बैंड आएगा ये मतलब बता रहा है कि ये वो लोकेशन है जहां इस मेम्ब्रेन में डिजायर्ड जीन है। हुआ कि नहीं हुआ। अब हम क्या करते हैं, देखो इसमें वो जो आपकी एक्सरे फिल्म है और मेम्ब्रेन है दोनों को ओवरलैप करते हैं। तो जिस जगह एक्सरे फिल्म में बैंड आया ठीक उसी जगह मेम्ब्रेन में क्या है, जीन, प्रोब लगा हुआ है, जीन है इसका मतलब। तो हम मेम्ब्रेन को वहां से काट लेते हैं। मैंने आपको एक टर्म बताई थी इल्यूशन, इल्यूशन हमने बताया था जेल में। जैसे हम जेल में से एक टुकड़ा काट के निकाल सकते हैं ना, वैसे ही आप मेम्ब्रेन से भी इल्यूशन कर सकते हैं। तो मेम्ब्रेन से वो पीस कट करेंगे, उसके ऊपर हमारा डीएनए हमें दिखेगा नहीं आंखों से। फिर उस टुकड़े को हम सॉल्यूशन में ले जाएंगे और वहां से डीएनए रिकवर करेंगे। ये हमें मिला डिजायर्ड जीन। हमें इसकी खैर कॉपीज बहुत ज्यादा चाहिए कि तो हम बाद में अब पीसीआर करके इसको बढ़ाएंगे। बात समझ में आई। सारा प्रोसेस वही है, बस केवल और केवल प्रोब और एंजाइम बदलेगा, ठीक है। वैसे तो हमने पहले पढ़ रखा है, एक आउटलाइन लिख सकते हैं ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर। डिजायर्ड जीन इसमें क्या करेंगे ना, जो प्यूरिफाइड डीएनए है सबसे पहला काम है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम डाइजेशन ऑफ सेपरेटेड डीएनए। जो डीएनए सेपरेट किया गया उसका अब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन करेंगे। उसके बाद में DNA fragments are separated by gel electrophoresis. Denaturation of DNA fragments by alkaline solution. Alkaline solution से denaturation.
ये पूरा एक आउटलाइन प्रोसेस जो हम फिंगरप्रिंटिंग के प्रोसेस में भी पढ़ चुके हैं, सेम। Restriction enzyme digestion of separated DNA. Then DNA fragments are separated by gel electrophoresis. Denaturation of DNA fragments by alkaline solution. Transfer of DNA fragments from gel to nitrocellulose membrane by Southern blotting. Hybridization of DNA fragments with DNA probe. और उसके बाद finally identification of location of desired gene on X-ray film. और फिर लास्ट में desired gene is isolated from nitrocellulose membrane. एक्सरे फिल्म हमें सिर्फ लोकेशन बताएगी, उसी लोकेशन पर मेम्ब्रेन से डीएनए आइसोलेट करें, क्योंकि डीएनए तो मेम्ब्रेन पर है, वहां से आइसोलेट करेगी। डिजायर्ड जीन जब हम आइसोलेट करते हैं, उसी टाइम पैरेलल एक काम हमें और करना रहेगा, इस जीन को ले जाने के लिए वेक्टर भी तो चाहिएगा। तो हम पैरेलल में वेक्टर भी सेलेक्ट करें कि सुटेबल वेक्टर इज आल्सो सेलेक्टेड, और उसको भी आइसोलेट कर लेंगे, सेपरेट कर देंगे। वेक्टर सिलेक्शन कुछ बातों पे डिपेंड करता है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। वेक्टर का सिलेक्शन क्या चीजें देखकर करेंगे, ये जो जीन आप निकाल रहे हो इसकी साइज क्या है, ठीक है, और दूसरा होस्ट सेल, तो उसके अकॉर्डिंग वेक्टर सेलेक्ट करें। कई बार हम नेचुरल वेक्टर लेते हैं, तो नेचुरल वेक्टर लेंगे तो नेचुरल वेक्टर भी तो किसी सेल में ही होगा, वेक्टर भी तो डीएनए ही है, तो उसको भी उसकी सेल में से निकालें। इसीलिए लिखा जाता है कि वेक्टर डीएनए इज आल्सो सेलेक्टेड एंड आइसोलेटेड। बट आजकल ये काम ज्यादा करना नहीं पड़ता, क्योंकि अब हम जो है वेक्टर आजकल इतने बना चुके हैं आर्टिफिशियली और नेचुरली मॉडिफाइड, कि हम उन्हीं में से यूज कर लेते हैं। तो या तो हम वेक्टर को किसी सेल में से निकालेंगे, या फिर हम रेडीमेड अवेलेबल वेक्टर भी काम में ले सकते हैं, लेकिन वेक्टर सेलेक्ट साथ साथ ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो हमारा एक प्रोसेस है, दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट मेथड फॉर जीन आइसोलेशन। इसमें हम सेल में से डायरेक्ट जीन निकाल रहे हैं। इट्स क्वाइट लॉन्ग मेथड, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है, लेकिन पहली कोशिश यही करेंगे। अगर इसमें जीन नहीं मिले तो फिर कुछ और सोचें। अच्छा, ये बी पार्ट देखो एनसीईआरटी में कहाँ है, एनसीईआरटी पूरा नहीं समझाती इसको, इन्होंने थोड़ा सा शुरू किया और बस बीच में रोक दिया है। अब देखो वही, चलो वापस, ए पार्ट तो हमने मार्क किया ही था। अब उसके बाद नेक्स्ट पेज पर आओगे, पेज नंबर 202, वहां पर आपको ऊपर ऊपर मिलेगा कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन, इसको मार्क करेंगे 1B। ये हो गया आपकी फर्स्ट स्टेप का बी पार्ट, ठीक है। अब इसमें जरा गौर से देखिए, इसमें भी आपको 2 पैराग्राफ दिख रहे होंगे छोटे छोटे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 1B में सिर्फ फर्स्ट वाला पैराग्राफ ही ऐड करना है। नीचे जो एक छोटा सा सेकंड पैराग्राफ है वो दूसरी स्टेप का है, वो इसमें नहीं लेंगे, ठीक है। तो ये सिर्फ मार्किंग जो होगी ये कहां तक रहेगा, फर्स्ट पैराग्राफ के लिए, फॉर फर्स्ट पैराग्राफ ओनली। और इसमें ये शुरुआत की थोड़ी सी बातें दे रखी, इन्होंने भी कहा है कि जो हमने डीएनए आइसोलेट किया, अब हम उसमें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम मिलाएंगे और दोनों को मिला करके ऑप्टिमम कंडीशन में रख देंगे। मतलब वो क्या करेगा, डाइजेशन। एंजाइम और डीएनए को मिलाकर सूटेबल कंडीशन में रखोगे तो एंजाइम डीएनए का क्या करेगा, डाइजेशन।
अब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन होगा तो डीएनए के टुकड़े बनेंगे। क्या हमें ये टुकड़े आंखों से दिखेंगे क्या? तो एनसीईआरटी यहाँ पर कहती है कि अब ये डाइजेशन हुआ या नहीं हुआ, इसका पता कब चलता है? जब आप इलेक्ट्रोफोरोसिस करोगे। अगला काम कैसे मालूम चलेगा? इलेक्ट्रोफोरोसिस में जेल में बैंड्स आएंगे, अगर डाइजेशन हुआ होगा तभी तो आएंगे। अगर डीएनए का डाइजेशन नहीं हुआ तो पूरा डीएनए एक साथ रहेगा तो बैंड्स नहीं आएंगे। सो प्रोग्रेशन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन कैन बी चेक्ड बाय जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस। थोड़ा बहुत यहाँ जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस समझा है, बस उसके आगे कुछ नहीं बताया। उनका मानना हमने इलेक्ट्रोफोरोसिस किया और जीन मिल गया, बट ऐसे नहीं मिलेगा। इलेक्ट्रोफोरोसिस के बाद आपको डीनेचुरेशन, सदर्न ब्लॉटिंग, ऑटो रेडियोग्राफी सारा करना पड़ेगा, तब जाके जीन मिलेगा। लेकिन इतनी बातें एनसीईआरटी नहीं लिखती, बस उन्होंने तो लिख दिया कि जिस तरह से हमने डिजायर्ड जीन आइसोलेट किया उसी प्रोसेस से वेक्टर भी आइसोलेट करेंगे। वेक्टर भी तो चाहिएगा, वेक्टर भी आइसोलेट करेंगे। वेक्टर आइसोलेट तब करेंगे जब हम वेक्टर भी किसी सेल का यूज करें, नहीं तो हम आर्टिफिशियल वेक्टर ले सकते हैं। इस पैराग्राफ को पढ़ के देखो जरा, ये जो पैराग्राफ दे रखा है फर्स्ट पैराग्राफ ही पढ़ना है। DNA is incubated with restriction enzyme, लिखा है ना। इंक्यूबेट करने का मतलब है मिला के रखना, सुटेबल कंडीशन। ऑप्टिमम कंडीशन मीन सुटेबल कंडीशन, इंक्यूबेशन दोनों को मिक्स करना। फिर लिखा है अगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस इज यूज्ड टू चेक द प्रोग्रेशन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन। ओके, फिर लिखा है आगे डीएनए बीइंग नेगेटिवली चार्ज्ड मूव टुवर्ड्स पॉजिटिव। वो जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस की थोड़ी सी बात लिखी है, उसके आगे ज्यादा कुछ लिखा नहीं है। फिर लास्ट में लिख दिया द सेम प्रोसेस इज फॉलोड फॉर द वेक्टर डीएनए आल्सो। डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है, नहीं पता? डीएनए तो हमेशा ही नेगेटिवली चार्ज होता है, आज पहली बार थोड़ी हुआ है। अपन ने पिछली बार जब इलेक्ट्रोफोरोसिस पढ़ा था तब भी समझा। मैं तो यही मान के चल रहा हूँ आपको वो याद है, क्योंकि यहाँ तो मैं पढ़ा ही नहीं रहा इलेक्ट्रोफोरोसिस आपको। तभी तो नेगेटिवली चार्ज है, तभी तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा। याद है इलेक्ट्रोफोरोसिस? अब यहाँ इन्होंने देखो इस पैराग्राफ में खत्म कर दिया कि हम इसी तरह से वेक्टर को भी निकाल लेंगे, बट देखा जाए तो आइडियली उन्होंने कुछ बताया नहीं। अच्छा, इस स्टेप का थोड़ा भाग और दे रखा है, वो यहाँ नहीं है, तो एक पैराग्राफ तो ये मार्क करना है। इसके बाद इसको सीधा कनेक्ट करेंगे पेज नंबर 198 पे। चलो, अब इसी स्टेप का कुछ हिस्सा वहां दे रखा है, पेज नंबर 198 ऊपर ही ऊपर लिखा होगा आइसोलेशन एंड सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट, ये लिखा है ना। यहाँ फिर से मार्क करेंगे पेज, ये स्टेप 1B, ये भी 1B का ही पार्ट है जो यहाँ दे रखा है। अब इसको इन्होंने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस में टूल्स में डाल रखा है, तभी तो चीजें इधर उधर हो रही है यहाँ। ये चीज भी स्टेप प्रोसीजर के 1B का ही पार्ट है। अब वहां पर अपने को क्या बता रहा था अभी वो, कि इलेक्ट्रोफोरोसिस का यूज करके हम चेक करेंगे कि डाइजेशन हुआ या नहीं हुआ, और वो फिर इसके आगे यहाँ दिखा रहा है। अब इस पैराग्राफ को आप पढ़ के देख लो, मैंने इलेक्ट्रोफोरोसिस अपने पढ़ रखा है, सब कुछ इलेक्ट्रोफोरोसिस के बारे में लिखा है, जस्ट रीड इट आउट। पढ़ने को बोला जाए फटाफट पढ़ लिया करो, कोई लाइन नहीं समझ में आए तो अभी हम डिस्कस कर सकते हैं। तो इसमें जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस के बारे में बता रहे हैं। जेल इज ए पोरस मटेरियल, एक वर्ड लिखा है जेल प्रोवाइड सीविंग इफेक्ट। सीविंग इफेक्ट समझे क्या हुआ? सीव किसको कहते हैं? जैसे फ्लोएम में भी सीव ट्यूब होती है, सीव का मतलब होता है छलनी। तो यहाँ जेल पोरस से छलनी की तरह काम करती है, इसमें मॉलिक्यूल मूव करता है। डीएनए नेगेटिवली चार्ज है, पॉजिटिव की तरफ जाएगा, जो छोटा डीएनए होगा वो तेज जाएगा, लिखा हुआ है सारा इसमें। वो सब इलेक्ट्रोफोरोसिस में बता रखा है आपको। जेल अगार की बनी होती है, अगार सीवीड जैसे एल्गी वगैरह से मिलता है, ये तो आपको वैसे भी पता होना चाहिए। और इस पैराग्राफ में नीचे देखो एक डायग्राम दिख रहा है, नीचे एक डायग्राम दिख रहा है, ये जेल का डायग्राम। जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस की जेल कुछ ऐसी होगी। अब हमने फिंगरप्रिंटिंग में जो इलेक्ट्रोफोरोसिस पढ़ा था उसमें मैंने जेल बनाई थी ऐसे वर्टिकल, दो पोजीशन होती है, एक तो वर्टिकल रखो, तो इसमें ऊपर वेल बनाए थे, और एक होती है हॉरिजॉन्टल, ये आपको दिखा रही है हॉरिजॉन्टल वेल है, जेल है, और उसमें भी एक तरफ देखो आपको वेल बने हुए दिखे।
ये वेल कैसे बने थे? जब ये जेल मेल्टेड थी तब हमने कॉम्ब इंसर्ट किया। तो वर्टिकल भी जेल हो सकती है, हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है, आपको हॉरिजॉन्टल दिखा रखी। ठीक है, 4 वेल दिख रहे हैं, उसके आगे कुछ बैंड्स भी बने हुए दिख रहे होंगे। ओके। अच्छा, ऊपर पैराग्राफ में एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि डीएनए सैंपल कहाँ लोड करेंगे, वेयर द डीएनए सैंपल विल बी लोडेड, लिखा है। डीएनए सैंपल का मतलब ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन के बाद जो हमारा डीएनए के टुकड़े का सॉल्यूशन है उसको कहाँ डालेंगे। तो वैसी बात है, इट इज लोडेड इन वेल। ये क्वेश्चन जो पूछा उसका आंसर सिंपल सा है कि इट इज लोडेड इन वेल। अच्छा, वेल वाला ये हिस्सा हम कौन से इलेक्ट्रोड की तरफ रखेंगे? ये कौन से इलेक्ट्रोड की तरफ आएगा वेल वाला हिस्सा? पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। पॉजिटिव अपोजिट एंड पर होगा, तभी तो डीएनए मूव करेगा ना टुवर्ड्स पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अब इस डायग्राम को देखकर एक क्वेश्चन और बनेगा। अब ये डायग्राम जेल का आएगा और उसमें पूछा जाएगा अमंग दिस 4 वेल्स विच वेल कंटेन डाइजेस्टेड डीएनए एंड विच कंटेन अनडाइजेस्टेड डीएनए, ये बताना। तो इस जेल को देख के बता सकते हो कहाँ डाइजेस्टेड डीएनए है और किस में अनडाइजेस्टेड डीएनए है। फर्स्ट वाले वेल में अगर आप देखो ध्यान से, डाइजेस्टेड या अनडाइजेस्टेड? क्योंकि उसमें आप देखो सामने एक ही बैंड बना हुआ मोटा सा, इसका मतलब इसमें जो डीएनए था उसके टुकड़े ही नहीं हुए, तभी तो एक जगह इकट्ठा हो रहा है। और सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, इन तीनों में आपको बैंड्स दिख रहे हैं, मतलब यहाँ क्या हुआ है? डाइजेशन। वैसे नीचे लिखा हुआ भी होगा लैन 1 कंटेन अनडाइजेस्टेड डीएनए एंड लैन 2, 3, 4 कंटेन डाइजेस्टेड डीएनए। इस पर क्वेश्चन होता है, ऑब्जेक्टिव ध्यान रखना, जेल को देखकर आइडेंटिफाई करना होता है। ओके। अच्छा, इस डायग्राम के पैरेलल में एक और पैराग्राफ चल रहा है, वो भी हम पढ़ चुके हैं। इस अगले वाले इस पैराग्राफ में पढ़ोगे। अब उसमें जेल में डीएनए ऑब्जर्व करने का स्टेनिंग मेथड दिखा रखा है, वो बता रखा मैंने पहले ही, पढ़ भी लो भले। इसमें लिखा है कि जेल कैन बी स्टेन्ड बाय इथिडियम ब्रोमाइड, याद है इथिडियम ब्रोमाइड। फिर उसके बाद जेल को हम कौन सी लाइट में ऑब्जर्व करते हैं? यूवी लाइट में ऑब्जर्व करेंगे तो जेल में डीएनए कैसे दिखेंगे? ब्राइट ऑरेंज कलर। तीनों सवाल पूछे जा चुके हैं, ध्यान रखना, कौन सा स्टेन, कौन सी लाइट और कैसे दिखेंगे। ठीक है, ये तो बहुत बार आ चुका है, इथिडियम ब्रोमाइड, ऑरेंज कलर बहुत आता है, मतलब मान के चलो क्वेश्चन आना ही आना है। इसके बाद इसके अंदर आगे और दे रखा है कि वी कैन कट आउट अ सिंगल डीएनए सेगमेंट आल्सो एंड दिस कटिंग आउट बाय नाइफ इज कॉल्ड इल्यूशन। है इल्यूशन की वीडियो। तो मतलब आप देखो इस प्रोसेस में एनसीईआरटी ने कितना बताया, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन की बात करी उस पिछले वाले पैराग्राफ, वहां से आगे फिर ये इलेक्ट्रोफोरोसिस यहाँ बता रखा है, और इसके बाद उन्होंने कह दिया हमने स्टेन किया और डीएनए को हमने इल्यूशन से कट करके निकाल दी और ये हमारा डिजायर्ड जीन आ गया। क्या ऐसे जीन मिल जाएगा? अगर आप जेल में स्टेनिंग करोगे तो क्या केवल डिजायर्ड जीन ही दिखेगा क्या? नहीं, वहां तो सारे डीएनए दिखेंगे ना। तो ये तो इन्होंने मेथड को शॉर्टकट करने के लिए यही कह दिया कि हमने इल्यूशन कर दिया, जबकि यहां नहीं मिलेगा। अब इसके बाद आपको आगे ये 2-3 काम और करने, डीनेचुरेशन, सदर्न ब्लॉटिंग, ऑटो रेडियोग्राफी, तब जाकर आपको जेल नहीं मेम्ब्रेन से डीएनए मिलेगा, जीन मिलेगा। तो वो आगे की चीजें इसमें है नहीं, बट लैब में प्रोसेस पूरा किया जाता है। एनसीईआरटी ने बायोटेक में कई चीजें अधूरी छोड़ रखी हैं, और भी ऐसे 1-2 एग्जाम्पल मिलेंगे आप। तो जितना है वो पढ़ लो, लेकिन इसके आगे का प्रोसेस अपने पास लिखा होना चाहिए, तब प्रोसेस पूरा होता है कि डिजायर्ड जीन कैसे आया। समझ में आ गई बात? तो ये जो दोनों पैराग्राफ और ये जो जेल का डायग्राम है, ये सारा भी इसी प्रोसेस का है, इसी स्टेप का पार्ट है। 1B एक छोटा पैराग्राफ तो उधर है, बाकी इस तरफ लिखा हुआ है। क्लियर सबको? ठीक है, तो ये डिजायर्ड जीन आइसोलेट करने का पूरा तरीका हुआ। अब देखिए इस मेथड से जो हमने डिजायर्ड जीन आइसोलेट किया, इसमें हमने साफ कहा है कि हमने जीन को उसकी सेल में से आइडेंटिफाई किया है। बट कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि सेल में से जीन निकलता ही नहीं है, और या फिर मिल जाता है तो हमारे काम नहीं आता। अभी बहुत दिक्कत है, इतना आसान काम नहीं है। प्रॉब्लम क्या है? यूकैरियोट्स में कभी कभी क्या होता है, हमने इतनी लंबी चौड़ी मेहनत करके डिजायर्ड जीन आइसोलेट कर लिया, बट वो हमारे काम ही नहीं आ रहा। यूकैरियोट में बड़ी दिक्कत है उनके जीन को लेकर के कि यूकैरियोटिक जीन्स आर मोस्टली स्प्लिटेड जीन,
पढ़ा था ना, उसमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन बिखरा हुआ है, इंट्रॉन एक्सॉन इंट्रॉन। अब कॉमन सेंस की बात आप खुद सोचो कि अगर हम किसी स्प्लिट जीन को निकाल लाए और उसको भेज दिया किसी सेल में, तो वो दूसरी सेल में जाके भी प्रोटीन बना दे, संभव नहीं, क्योंकि स्प्लिट जीन जो आरएनए बनाता है वो एमआरएनए नहीं होता, वो क्या होता है, एचएनआर। उस पर अभी एक्चुअल प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन नहीं है। अब जिस सेल में आपने वो जीन भेजा, उसको बेचारे को क्या पता कि इसमें कौन सा इंट्रॉन कौन सा एक्सॉन, क्योंकि उसका तो जीन ही नहीं है, किसी और का है। ये जीन जिस सेल का होता है उस सेल को मालूम होता है कि कहाँ इंट्रॉन है कहाँ एक्सॉन है, किसको हटाना है। तो अक्सर ये होता है कि जब स्प्लिट जीन ट्रांसफर होता है तो होस्ट सेल उसके एचएनआरएनए को एमआरएनए में कन्वर्ट नहीं कर पाती, वो प्रोसेसिंग नहीं हो पाती। फिर वो क्या करती है, वो एचएनआरएनए से प्रोटीन बना देती, तो कुछ और ही चीज बन जाती है। एंड दैट्स व्हाई स्प्लिट जीन शुड नॉट बी ट्रांसफर्ड। बल्कि कई बार तो हम जीन ट्रांसफर बैक्टीरिया में करते हैं। अब आप अगर कोई स्प्लिट जीन बैक्टीरिया में भेज दो, उसको तो बेचारे को प्रोसेसिंग ही नहीं, प्रोकैरियोट में तो होती ही नहीं ना प्रोसेसिंग, तो बैक्टीरिया तो कभी प्रोसेसिंग ही नहीं करेगा। इसीलिए पहले पता कर लेते हैं कि अगर डिजायर्ड जीन स्प्लिटेड है तो इतनी मेहनत नहीं करेंगे, कोई फायदा नहीं। अब हम दूसरे तरीके से लाएंगे, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, एक इनडायरेक्ट तरीका और है। अगर स्प्लिट जीन है तो डोंट टेक इट आउट द जीन, जस्ट वेट करो कि वो जीन सेल में कभी एक्सप्रेस हो। जब हमारा वो डिजायर्ड जीन जो कि स्प्लिटेड है वो एक्सप्रेस हो रहा है, तो उसकी सेल में तो वो एचएनआरएनए बनाएगा और तुरंत क्या बन जाएगा, एमआर। तो हम वेट करेंगे उसके एक्सप्रेशन का, और जैसे उसका एमआरएनए बना और बन के न्यूक्लियस से बाहर साइटोप्लाज्म में आएगा, तो हम जीन नहीं लाएंगे, उसके एमआरएनए को पकड़ लाएंगे, क्योंकि आज हम आरएनए से भी डीएनए बनाना जानते हैं। तो स्प्लिट जीन के केस में डायरेक्ट जीन आइसोलेट नहीं करेंगे, बल्कि क्या लाएंगे, एमआरएनए आइसोलेट करेंगे। और फिर एमआरएनए अगर हमें मिल गया तो इतना लंबा तो काम ही नहीं है, 3 स्टेप में सारा काम हो जाएगा। आरएनए से डीएनए बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। देयर इज एन एंजाइम, कौन सा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, उससे बना लेंगे। और जो डीएनए आरएनए से बनाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, अरे डीएनए को क्या कहते हैं, द डीएनए विच इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम आरएनए, उस डीएनए को क्या बोलते हैं, सेंट्रल डोगमा में पढ़ा रखा है, सीडीएनए। क्या कहेंगे, सीडीएनए। तो अब हमारे पास एक मेथड और है, और वो है सीडीएनए फॉर्मेशन। सीडीएनए फॉर्मेशन हम कब करेंगे, जब या तो हमारा डिजायर्ड जीन स्प्लिटेड हो, और या फिर हमें जीन का एमआरएनए मिल गया हो। कई बार स्प्लिट जीन नहीं है और एमआरएनए इजीली आ गया, तो बढ़िया ना, उसी से बना लो, समझ गए। तो ये तो हो गया एक तरीका डिजायर्ड जीन का। मेनी टाइम्स, अब इसमें आगे हम ऐड करेंगे, मेनी टाइम्स it is not possible or suitable to take out the desired gene directly from its cell. In such condition, desired gene is obtained indirectly. Desired gene is obtained by indirect methods. यहाँ आप चाहो तो ब्रैकेट में लिख सकते हो स्प्लिटेड जीन। सूटेबल इसलिए लिखा है हमने कि स्प्लिट जीन सूटेबल नहीं होते, नॉट पॉसिबल और सूटेबल के बाद में आप चाहो तो लिख सकते हो इनडायरेक्ट मेथड। नाउ ऐसा एक मेथड तो है सीडीएनए फॉर्मेशन। सीडीएनए फॉर्मेशन, सीडीएनए पूरा नाम होता है कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए,
या एक और नाम बताया था कॉपी डीएनए, cDNA, complementary DNA, copy DNA. It is the DNA which is synthesized from RNA. DNA synthesized from RNA called cDNA. So cDNA formation is another indirect method. जैसे सपोज करो ये मान लीजिए जीन का mRNA है, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले एक एंजाइम यूज करेंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या करता है, mRNA के इस स्ट्रैंड को तो टेम्पलेट की तरह काम में लेगा और इसके सामने एक स्ट्रैंड किसका बना देगा, डीएनए का। वो आरएनए से क्या बनाता है, डीएनए, और ये दोनों बकायदा जुड़े रहेंगे ऐसे। तो एक बड़ा ही यूनिक मॉलिक्यूल बना जिसमें एक स्ट्रैंड आरएनए का और एक स्ट्रैंड क्या है, डीएनए। इसको बोला जाता है, इसको बोला जाएगा mRNA डीएनए हाइब्रिड। एक mRNA डीएनए हाइब्रिड मॉलिक्यूल बना। अब हम इन दोनों को अलग करेंगे, दोनों स्ट्रैंड को सेपरेट कैसे करेंगे, सिंपल सी बात है, टेम्परेचर बढ़ा दो, टेम्परेचर बढ़ाते क्या हो जाएगा, डीनेचुरेशन। तो डीनेचुरेशन होते ही क्या हुआ कि ये दोनों स्ट्रैंड अलग हो गए, mRNA ये रहा और डीएनए का स्ट्रैंड भी अलग हो गया। अब अगर आपके पास डीएनए का एक स्ट्रैंड है तो इसको डबल स्ट्रैंडेड बना सकते हैं, कैसे, क्यों, कौन से एंजाइम से बना, डीएनए से डीएनए कौन बनाएगा, तो डीएनए पॉलीमरेज, थर्ड स्टेप में यूज करेंगे डीएनए पॉलीमरेज। वो इस डीएनए स्ट्रैंड के सामने एक और स्ट्रैंड बना करके इसको डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बना देगा। ये बन गया डबल स्ट्रैंडेड डीएनए और यही क्या कहलाया हमारा, cDNA। ये cDNA बना। यही cDNA एक तरह से देखा जाए तो क्या है हमारा, डिजायर्ड जीन। मैंने कहा था आपको कि अगर हमें mRNA अवेलेबल हो जाए तो हम 3 स्टेप में डिजायर्ड जीन ऑब्टेन कर सकते हैं। दिख रही तीनों स्टेप। पहले स्टेप में क्या यूज किया है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, उससे बाद डीनेचुरेशन और उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज से डीएनए सिंथेसिस। इस तरह से एक डबल स्टैंडर्ड cDNA बनेगी। तो ये प्रोसेस समझ में आ गया, तीनों स्टेप ध्यान रखना। अच्छा ये जो है यही एक तरह से जीन भी है। अच्छा इस जीन को कई बार, ये जो डिजायर्ड जीन होता है ना, आप इसके साथ एक और चीज लिख सकते हो, मैं इधर लिख देता हूं, इसको हम इन विट्रो जीन भी कहते हैं। ये क्या कहलाएगा, इन विट्रो जीन। इन विट्रो समझते हो, बाहर, बाहर कहाँ। This term vitro is a Greek word. Vitro का मतलब होता है विट्रस। विट्रस मीन्स कंटेनर। जब कोई काम किसी कंटेनर में, किसी टेस्ट ट्यूब में, आर्टिफिशियल कंडीशन में किया जाए तो उसे इन विट्रो कहते हैं। और अगर कोई काम अपने नेचुरल लोकेशन पे हो रहा है तो वो क्या कहलाता है, इन विवो। समझ गए। तो अब हमने ये जीन सेल में से थोड़ी नहीं है, सेल में थोड़ी बनाया, हम तो बाहर कर रहे हैं ये काम सारा टेस्ट ट्यूब में होगा। तो ये जीन कहलाएगा इन विट्रो जीन। नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि इसी का एक जीन नेचुरल जीन सेल में है, वो तो लाए नहीं अपन, वो तो स्प्लिटेड जीन है ना, उसको क्या बोलेंगे, इन विवो जीन। और ये क्या बोला जाएगा, क्वेश्चन ये होगा कि दिस इन विट्रो जीन इज स्मॉलर और लार्जर देन इन विवो जीन। तो ये वाला जीन अपने इन विवो जीन से छोटा होगा या बड़ा होगा,
बड़ा होगा। क्यों होगा स्मॉलर? इसमें वो यूजलेस इंट्रोन नहीं है, इसलिए इसकी लेंथ तो उस नेचुरल जीन से छोटी होगी, लेकिन काम का सारा सीक्वेंस इसमें होगा। ठीक है। सो सपोज अगर जीन स्प्लिटेड है, हम डिजायर्ड जीन नहीं निकाल पा रहे हैं, या फिर हमें जीन का एमआरएनए अवेलेबल हो जाए, तो हम 3 स्टेप में रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से भी डीएनए आइसोलेट डिजायर्ड जीन बना सकते हैं। बस इस पूरे प्रोसेस में एक ही लिमिटेशन है, एमआरएनए आइसोलेट करना। एमआरएनए निकाल पाना मुश्किल काम है, बस वो थोड़ा सा उसका अलग प्रोसेस है, वो अपने कोर्स में नहीं है। लेकिन अगर हमें एमआरएनए मिल गया तब फिर काम इजी है। ठीक है। तो 2 तरीके हो गए। पहला तरीका हो गया डिजायर्ड जीन को उसकी सेल में से ही डायरेक्ट निकालेंगे, पहला वाला मेथड था। दूसरा मेथड क्या हो रहा है, हम आरएनए से भी डिजायर्ड जीन बना सकते हैं, इसको सीडीएनए फॉर्मेशन का। लेकिन कभी कभी तो ऐसी दिक्कत आती है कि न हमें एमआरएनए मिल रहा है कि हम इससे बना लें, न हम सेल में से डायरेक्ट निकाल पा रहे हैं। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है। मतलब अगर हमें किसी और तरह से जीन न मिले, so we have an last option that हम पूरा जीन आर्टिफिशियली बनाएं। आज हम पूरा डीएनए आर्टिफिशियली बनाना जानते हैं, and this is the third and the last method, synthetic DNA formation. Here desired gene is synthesized completely by artificial methods. पूरा जीन आर्टिफिशियली बनाएं, ये बहुत मुश्किल काम है, एक्सपेंसिव भी है। तो इसीलिए हम डिजायर्ड जीन को आर्टिफिशियली बनाने का ये काम लीस्ट प्रायोरिटी में रखें, लास्ट ऑप्शन है। पहले कोशिश करेंगे सेल में से निकालें या आरएनए से बना लें। जब बिल्कुल ही कोई चॉइस नहीं बची, कोई ऑप्शन नहीं है, तब फिर ये करें। क्योंकि इसमें क्या करते हैं, एक तो हमें पूरी सीक्वेंस पता होनी चाहिए जीन की, फिर एक एक न्यूक्लियोटाइड ऐड करके बनाएंगे। पहले बड़े बड़े टुकड़े बनेंगे, फिर उनको भी जोड़ेंगे, बहुत लंबा काम है। तो ये तो लास्ट ऑप्शन है। अगर कुछ नहीं बना तो फिर जीन को आर्टिफिशियली सिंथेसाइज करेंगे, और इसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट होगी फॉर दिस एंटायर जेनेटिक कोड सीक्वेंस या न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, जेनेटिक कोड सीक्वेंस ऑफ जीन मस्ट बी नोन। ऐसे में हमें जीन की पूरी जेनेटिक कोड सीक्वेंस पता होनी चाहिए। ठीक है। अब ये किस मेथड से बनता है, अपन उसके मेथड में डिटेल में नहीं जाएंगे। ठीक है। बस पहली बार किसने बनाया अपने को वो ध्यान रखना है। इसके बनाने का पूरा मेथड है, वो हमारे को डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। बस न्यूक्लियोटाइड ऐड कर करके बनाते हैं, पूरी सीक्वेंस पता होनी चाहिए। इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड मेथड। सिंथेटिक डीएनए फॉर्मेशन वाज फर्स्ट डन बाय, किसने पहली बार काम किया ये जरूर ध्यान रखेंगे, कॉर्नबर्ग। कॉर्नबर्ग इन 1961 इन्होंने पहली बार सेल के बाहर डीएनए बना के दिखाया हमें। कॉर्नबर्ग एक्सपेरिमेंट, कॉर्नबर्ग का भी नाम हमारे पहले भी कहीं आया है। उन्होंने एक एंजाइम डिस्कवर किया था, याद हो तो। अब कॉर्नबर्ग ने क्या किया, इन्होंने डीएनए में, सॉरी एक टेस्ट ट्यूब में वो सारी चीजें इकट्ठी करी जो डीएनए बनाने के लिए चाहिए। क्या क्या चीजें हैं, एक तो उन्होंने डीएनए का एक स्ट्रैंड डाला, 1 स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, डीएनए का एक स्ट्रैंड। फिर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, पॉलीमरेज एंजाइम में डीएनए बनाएगा। फिर यहाँ पर प्राइमर मिलाएगा, प्राइमर्स पता है, बिना प्राइमर के तो स्टार्ट ही नहीं होगा। और इसके अलावा सारे न्यूक्लियोटाइड्स, ऑल न्यूक्लियोटाइड, ये सब के सब ऐड किए। मतलब उन्होंने एक टेस्ट ट्यूब में डीएनए का एक स्ट्रैंड जो कि टेम्पलेट की तरह काम आएगा, पॉलीमरेज एंजाइम, प्राइमर और न्यूक्लियोटाइड। कितने टाइप के न्यूक्लियोटाइड चाहिए डीएनए बनाने में? 4 टाइप्स। तो चारों टाइप के न्यूक्लियोटाइड की अच्छी खासी क्वांटिटी डाल दी और इनको एक ऑप्टिमम सुटेबल कंडीशन में रख दिया। थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि इस टेस्ट ट्यूब में से ही ऑब्टेन अ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। उनको इसमें से क्या मिला, एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। अब इसमें जो ये कल्चर मीडियम था, जो कंडीशंस थी, वो बहुत स्पेशल रखी गई। तो यहां पर देखा गया कि उनको एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मिला। तो इसमें हुआ क्या वास्तव में देखा जाए तो, एक स्ट्रैंड तो उन्होंने खुद ने डाला था, इस एक स्ट्रैंड के सामने इस डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम ने प्राइमर और न्यूक्लियोटाइड यूज करके एक और स्ट्रैंड बना दिया। तभी तो सिंगल स्ट्रैंड का ये क्या हो गया, डबल स्ट्रैंड।
तो कॉर्नबर्ग ने पहली बार सेल के बाहर डीएनए बताया। इसको कहते हैं सेल फ्री सिस्टम इन विट्रो कंडीशन। इन विट्रो कंडीशन में सेल के बाहर डीएनए टेस्ट ट्यूब में बना। बट कॉर्नबर्ग का ये काम पूरी तरह से आर्टिफिशियल सिंथेसिस नहीं कहा गया। पूरा डीएनए आर्टिफिशियल बना क्या है, कैसे, क्यों? एक तो खुद ही ये विद टेम्पलेट किया है, बस एक स्ट्रैंड बनवाया है वास्तव में। तो इसलिए कॉर्नबर्ग के इस एक्सपेरिमेंट को कहा जाता है इन विट्रो डीएनए रिप्लिकेशन। वास्तव में देखा जाए तो कॉर्नबर्ग ने क्या किया है, इन विट्रो डीएनए रिप्लिकेशन, कि जो रिप्लिकेशन सेल में होता था वैसा ही कुछ रिप्लिकेशन इन्होंने क्या करा, आर्टिफिशियली इन विट्रो कंडीशन में करा। तो ये एक तरह से इन विट्रो डीएनए रिप्लिकेशन था। लेकिन शुरुआत थी इस तरह से टेस्ट ट्यूब में भी डीएनए बनाने की प्रोसेस की शुरुआत हुई। अब इनके कुछ सालों बाद एक और साइंटिस्ट आते हैं, वो पूरी तरह से आर्टिफिशियली सिंथेसाइज करते हैं। लेटर ऑन एंड अनदर पर्सन, हरगोविंद खुराना, इनका नाम भी पहले बताया है, हरगोविंद खुराना, he synthesized gene artificially। इन्होंने आर्टिफिशियली जीन सिंथेसाइज किया है, जीन आर्टिफिशियली, बिना किसी टेम्पलेट के, विदाउट एनी टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो बिना किसी टेम्पलेट स्ट्रैंड के जीन बनाया गया, डीएनए बनाए। सो हरगोविंद खुराना, वास्तव में देखा जाए तो कंप्लीट आर्टिफिशियल जीन सिंथेसिस का क्रेडिट खुराना को दिया जाता है। इन्होंने तो टेम्पलेट भी यूज नहीं किया और इन्होंने ही तरीका बताया था वो न्यूक्लियोटाइड जोड़ जोड़ के बनाना। तो बड़ा लंबा प्रोसेस है, बट इन्होंने ये किया भी सही सक्सेसफुली। खुराना को अपने इस काम के लिए, आर्टिफिशियल जीन सिंथेसिस के लिए, आगे चलकर नोबेल प्राइज मिला है इस काम के लिए। और खुराना ने डीएनए आर्टिफिशियल बनाने से पहले एक काम और किया, मैंने आपको पहले कहाँ बताया था इसको, जेनेटिक कोड में। उन्होंने वहां क्या किया था, कोपॉलीमर बनाए, जी। वो क्या था, आरएनए था, डीएनए था? वो जो कोपॉलीमर बना वो क्या था? तो इन्होंने पहले बनाए आर्टिफिशियल आरएनए, जिनको हमने कोपॉलीमर कहा है। बाद में इन्होंने बनाया आर्टिफिशियल डीएनए, जो हम कह रहे हैं आर्टिफिशियल जीन। इस काम के लिए इनको नोबेल प्राइज मिला, लेकिन इनको भी बहुत टाइम लगा इस प्रोसेस को डेवलप करने में। इनके दो एक्सपेरिमेंट ध्यान रखना है। फर्स्ट टाइम इन 1968 he synthesized, 1968 में इन्होंने एक जीन बनाया था, सिंथेसाइज्ड एलेनिन टीआरएनए जीन। इन्होंने टीआरएनए का जीन बनाया था, एलेनिन टीआरएनए जीन ऑफ यीस्ट। यीस्ट का एलेनिन टीआरएनए जीन बनाया गया। देखिए, हर जीन से एमआरएनए बने जरूरी नहीं, कुछ जीन होते हैं जो टीआरएनए और आरआरएनए भी तो बनाते हैं। तो इन्होंने क्या टीआरएनए का जीन बनाया था, क्योंकि टीआरएनए के जीन छोटे होते हैं। तो जब पहली बार काम करे तो छोटे जीन बनाए, एलेनिन टीआरएनए जीन। ये जीन करीब 77 बेस पेयर लॉन्ग था, 77 बेस पेयर लॉन्ग, ठीक है। एंड दिस जीन रिमेन, बट इसमें प्रॉब्लम क्या रही, जब ये जीन इन्होंने सेल में ट्रांसफर किया तो इट वाज नॉन फंक्शनल इन सेल। सेल में जाकर ये फंक्शनल नहीं रहा, काम नहीं करा इसने। अब इनके कुछ ना कुछ कमी रह गई, कुछ दिक्कत रह गई, जो भी रहा, अपने पहले एक्सपेरिमेंट में ये पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं हुए। जीन वाज डेवलप्ड बट इट रिमेन नॉन फंक्शनल इन सेल। फिर उसके बाद भी वो प्रयास करते रहे। लेटर ऑन in 1979, almost after 11 years, वो सक्सेसफुल हुए। यहां इन्होंने एक और जीन बनाया, he synthesized टायरोसिन टीआरएनए जीन। टायरोसिन टीआरएनए जीन बनाया गया ऑफ ई कोलाई। ई कोलाई का टायरोसिन टीआरएनए जीन बनाया 1979 में। और ये जीन पिछले वाले जीन से बड़ा भी था, 207 बेस पेयर लॉन्ग। और जब इसको सेल में ट्रांसफर किया गया, इस बार इन्होंने अपने मेथड में चेंजेस किए, एंड बिकॉज ऑफ दैट इट वाज फंक्शनल इन सेल। ये सेल में
फंक्शनल भी रहा। तो हरगोविंद खुराना अपने सेकंड एफर्ट में जाकर पूरी तरह से सक्सेसफुल हो पाते हैं और एक उन्होंने फंक्शनल आर्टिफिशियल जीन बना लिया। तो इनके दो एग्जाम्पल्स हैं, 68 का एक्सपेरिमेंट है एक और 1979 का दूसरा एक्सपेरिमेंट। दोनों बार उन्होंने टीआरएनए के जीन बनाए हैं और जब इनको सेल में ट्रांसफर किया गया फाइनली तो ये फंक्शनल भी रहे। तो ये हमने डिजायर्ड जीन आइसोलेशन कुल मिलाकर 3 मेथड पढ़े हैं। जो पैसेंजर डीएनए हमने शुरू में टूल्स में लिखा था वही पैसेंजर डीएनए की बात चल रही है। पैसेंजर डीएनए किसको बोला था? डिजायर्ड जीन। तो ये जो आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड जीन लिखा था ना, आपको मेमोरी के लिए चाहो तो यहाँ भी लिख लो पैसेंजर डीएनए शुरू में ही, ताकि पता रहे कि जो वो टूल्स वाला पैसेंजर डीएनए वो भी यही है। पैसेंजर डीएनए और डिजायर्ड जीन इज द सेम थिंग। So gene can be isolated directly from cells. It can be synthesized from RNA by cDNA formation, or the gene can completely be synthesized artificially, synthetic DNA formation. समझ गए? ठीक है, ये हमारा पहला काम है। देखिए, सेल में से डिजायर्ड जीन या कोई भी जीन आइसोलेट करना इज नॉट ए इजी जॉब। तो मुश्किल तो है, लेकिन अलग अलग तरह के मेथड्स हैं जिनमें से हम कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। एनसीईआरटी सिंथेटिक डीएनए और सी डीएनए पर ज्यादा बात नहीं करती, उन्होंने थोड़ा सा ही मेथड दे रखा है ना। उसके बाद में प्रोसेस की अगली सेकंड स्टेप पर आए। ये थी हमारी पहली स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप पे हमने डीएनए आइसोलेट किया है। ओके, डीएनए आइसोलेशन हो गया और साथ में हमने पैरेलल में वेक्टर भी निकाल लिया, वेक्टर भी सेलेक्ट कर लिया हमने। अब हमारे पास वेक्टर है, डिजायर्ड जीन भी है, तो हमें क्या करना चाहिए? अब दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है। लेकिन हमने जो डिजायर्ड जीन निकाला, बनाया, जो भी कहो, उसकी क्वांटिटी कम होती। हमें ये मान के चलिएगा हजारों लाखों आरडीएनए बनाने पड़ेंगे। तो अभी हमें वेक्टर की भी और डिजायर्ड जीन के भी नंबर इंक्रीज करने, बहुत सारे चाहिए, तब बहुत सारे आरडीएनए बनेंगे। तो इससे पहले कि हम उनको जोड़ के आरडीएनए बनाएं, हमारा एक काम और है, हम इनके नंबर इंक्रीज करेंगे, एंड दैट इज द सेकेंड स्टेप, amplification. Amplification of desired gene. Amplification of desired gene by PCR. अब हम desired gene का amplification करेंगे PCR से. This is the second step now. और यहाँ हम PCR भी समझेंगे कि आखिर ये कैसे काम करता है। Amplification मीनिंग क्या हुआ? Increasing the number of DNA molecule. एक तरह की क्लोनिंग ही है ये। ओके, तो हम अपने डिजायर्ड जीन और अपने वेक्टर का नंबर इंक्रीज करेंगे, एम्पलीफाई करेंगे इनको पीसीआर से। इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है? तो एक लाइन लिख लो इसमें, इस स्टेप में पहले स्टार्टिंग में लिख लो कि हम ये क्यों कर रहे हैं। एम्पलीफिकेशन ऑफ डिजायर्ड जीन बाय पीसीआर, इसमें लिखेंगे दे ऑब्टेन्ड डिजायर्ड जीन, दे ऑब्टेन्ड डिजायर्ड जीन is very less in amount, gene are very less in amount, so their amount is increased by PCR. Amount is increased by PCR. The gene obtained is very less in amount, so their amount is increased by PCR. Now what is PCR and how it works? PCR इनका की पूरा नाम होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसका एक कॉमन नेम भी है, इसे हम पीपल्स चॉइस रिएक्शन भी कहते हैं। पीपल्स चॉइस रिएक्शन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, PCR, a very useful and very important technique. PCR, actually this technique was invented by, it is developed by Kary Mullis. PCR पर बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, हर साल एक क्वेश्चन आता है
लास्ट ईयर तो पीसीआर से 3 क्वेश्चन थे। 1983 में कैरी मुलिस ने इस टेक्निक को इन्वेंट किया था। इट वाज इन्वेंटेड बाय कैरी मुलिस। पीसीआर को अगर हम डिफाइन करें तो पीसीआर इज अ रैपिड एंड automated technique, rapid automated technique of in vitro DNA amplification। इन विट्रो कंडीशन में डीएनए को एम्पलीफाई करने की एक रैपिड ऑटोमेटिक टेक्निक, इन विट्रो डीएनए रिप्लिकेशन, रैपिड ऑटोमेटेड टेक्निक। फुल्ली ऑटोमेटिक टेक्निक है, बहुत स्पीड से काम करती है। जैसे हम हमारे जेरोक्स मशीन, फोटोस्टेट मशीन को देख सकते हैं, वो एक पेपर की आप देखो विद इन ए मिनट बहुत सारी कॉपी निकाल सकती है। ये भी उसी तरह से उतनी स्पीड से, बल्कि इसकी स्पीड तो देखा जाए तो ओवरऑल तो ये जेरोक्स मशीन से भी तेज चलती है। एंड विद इन फ्यू मिनट्स आप डीएनए की एग्जैक्ट कॉपीज बना सकते हो। इस पीसीआर के आने के बाद हमारा बायोटेक का बहुत सारा काम बड़ा आसान हो गया है। जो काम पहले कई दिनों में होता था, आज वो कुछ मिनटों में हो जाता है। ये काम कौन सा है? डीएनए क्लोनिंग, जीन क्लोनिंग। आप ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट याद कीजिए, उस वक्त भी हमें जब डीएनए के नंबर बढ़ाने थे तो उस समय पीसीआर नहीं था, शुरुआत में नहीं था, और वो उतना पॉपुलर नहीं था उस टाइम। पीसीआर तो अभी बहुत बाद में जाके पॉपुलर हुआ है। और उन्होंने भी क्या किया, देखिए पहले जब कभी जीन क्लोनिंग या डीएनए की क्लोनिंग करनी पड़ती थी तो पहले क्या करते थे, उस जीन को, उस डीएनए को किसी सेल में इंसर्ट करते थे, फिर सेल का कल्चर करते थे तो सेल डिवाइड होती थी। अब जैसे जैसे सेल डिवाइड होती थी वैसे वैसे हमारा डीएनए अंदर बढ़ता था, तो कल्चर करने में तो कई दिन लगे। अब आपको किसी डीएनए को सेल में नहीं डालना है, ये एक ऑटोमेटिक मशीन आती है, इसी में सारा काम होता है। बिल्कुल छोटी सी डीवीडी प्लेयर देखा कभी? अब तो खैर जरूरत ही नहीं होती, बाकी डीवीडी प्लेयर आता है, इतना छोटी सी मशीन होती है, छोटी छोटी ट्यूब्स लगती है इसमें, और सारा काम ऑटोमेटिक। आप तो सारी चीजें मिला के उसमें लगा दो, ऑन होने से लेकर ऑफ होने तक पूरा काम फुल्ली सॉफ्टवेयर लोडेड मशीन होती है, अपने आप होता है। इससे हमारा जितना भी आज बायोटेक का एक्सपेरिमेंट है या और भी जो भी काम है जहां डीएनए इन्वॉल्व होता है, वहां आज पीसीआर जरूर चाहिए। और बात से बायोटेक में डीएनए का नंबर बढ़ाने का एक काम नहीं है पीसीआर का। आप देखो इसका एक और नाम है पीपल्स चॉइस रिएक्शन। Nowadays it is directly used for the common people. PCR is now used in diagnosis. ये हम अगले चैप्टर में बताऊंगा। वैसे आजकल पीसीआर से हम डिजीज और पैथोजन का डायग्नोसिस करते हैं कि भाई पॉजिटिव है, नेगेटिव है, क्या है। और कोविड के बाद तो सभी इसका नाम जान गए, आरटीपीसीआर। दिस इज द सेम पीसीआर। आरटीपीसीआर क्यों कहते हैं? आरटी मींस रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, वो भी आपको पता है। कोविड का जो वायरस है उसका जीनोम है आरएनए, इट्स एन आरएनए वायरस। आरएनए पीसीआर में एम्पलीफाई नहीं होता, तो हम पहले क्या करते हैं, जैसे पर्सन से सैंपल लिया मान लो, तो एक बेसिक सा तरीका है कि उसका जो वायरस तो बहुत लिमिटेड होता, बहुत कंसेंट्रेशन को बहुत ज्यादा नहीं होती, फिर उसके आरएनए को पहले डीएनए में कन्वर्ट करते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से, ठीक है। उसके बाद उसके डीएनए को पीसीआर से एम्पलीफाई करते हैं ताकि थोड़ा ज्यादा हो जाए, और उसके बाद हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि वायरस का, कोविड का ये वायरस डीएनए है या नहीं है। तो इसके लिए क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करने का जो एक ही तरीका है, प्रोब। फिर हम यहाँ पर क्या यूज करते हैं, प्रोब। ये सब ऑटोमेटिक होता है आजकल, सारा इनबिल्ड होती है चीजें। प्रोब से जाकर फिर आइडेंटिफाई होता है कि इट्स डीएनए ऑफ पैथोजन और नॉट। ये सब डायग्नोसिस की चीजें आगे अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। मेन बात ये है कि ये डीएनए एम्प्लीफिकेशन के अलावा आजकल डायग्नोसिस में भी काम आता है, तो टेक्निक बहुत यूजफुल है, बहुत काम आती है। कैरी मुलिस को अपने इस काम के लिए 1993 का केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज मिला है। केमिस्ट्री के फील्ड में पीसीआर की डिस्कवरी के लिए नोबेल प्राइज मिला है कैरी मुलिस को 93 में। और कैरी मुलिस वास्तव में देखा जाए तो कोई साइंटिस्ट नहीं थे, वो एक केमिस्ट्री लैब के लैब असिस्टेंट थे, और ये उनके दिमाग में आया बैठे बैठे कि ऐसा कुछ ऑटोमेटिक सिस्टम बनाया जाए जिससे फटाफट डीएनए बने। तो इन्वेंशन तो कोई भी कर सकता है, कैरी मुलिस ने किया। इस पीसीआर को रिएक्शन ऑफ 1980s कहा जाता है। 1980s के डेकेड्स का सबसे मेजर इन्वेंशन मानते हैं इसको, क्योंकि इसकी वजह से बहुत काम इजी हो गया। अब इसमें होता क्या है, कैरी मुलिस ने कोई पहली बार टेस्ट ट्यूब में डीएनए नहीं बनाया। कैरी मुलिस भी जानते थे
कि डीएनए को टेस्ट ट्यूब में बना सकते हैं, क्योंकि ये काम तो 1961 में कॉर्नबर्ग कर ही चुके, तो बताई था इनको भी। अब बस इन्होंने सोचा कि जो कॉर्नबर्ग ने टेस्ट ट्यूब में डीएनए बनाया, अगर ये काम टेस्ट ट्यूब में बार बार होता रहे साइक्लिक मैनर में, तो खूब सारे डीएनए बन जाएंगे। तो वास्तव में देखा जाए तो कैरी मोरिस ने किया क्या है, कॉर्नबर्ग के वर्क को कंटिन्यूटी प्रोवाइड की कि वो लगातार बार बार होता रहे। अब इसके लिए उन्होंने किया क्या, उन्होंने सेल में होने वाले डीएनए रिप्लिकेशन को पहले अच्छे से स्टडी करा कि आखिर होता क्या है। अब सेल का डीएनए रिप्लिकेशन तो आपने पढ़ रखा है, सेल में भी डीएनए रिप्लिकेशन होता है और पीसीआर में भी डीएनए रिप्लिकेशन होता है। इसको कहेंगे इन विट्रो रिप्लिकेशन, और सेल वाले को क्या बोलेंगे, इन विवो। आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों में क्वेश्चन आएगा, डिफरेंस इन द डीएनए रिप्लिकेशन इन सेल एंड इन पीसीआर, मींस इन विवो इन विट्रो का डिफरेंस। तो ये आप इसलिए अच्छे से समझ जाए, अपन ने जो पढ़ा है उसमें इन्होंने भी देखा कि तो बड़ा मुश्किल काम है, ओआरआई वाली जगह से अनवाइंडिंग करते हैं, हेलिकेज, एसएसबीपी, टोपोआइसोमरेज, ये सब अनवाइंडिंग कर रहे हैं धीरे 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 धीरे। फिर अनवाइंड होने के बाद फॉर्क बन रहा है, फिर हमें प्राइमर लगाने पड़ रहे हैं, उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज काम करता है, और उसमें भी एक स्ट्रैंड तो सीधा सीधा बनता है, एक उल्टा बनता है, वो भी टुकड़ों में, फिर बाद में प्राइमर हटा रहे हैं, टुकड़े जोड़ रहे हैं, मतलब काम बड़ा सारा है उसमें, बड़ा है नहीं तो। अब कैरी मोरिस सोचा कि इतना सारा काम तो अपन टेस्ट ट्यूब में नहीं कर सकते, उन्होंने इस रिप्लिकेशन को आसान बनाने की कोशिश करी। क्या किया, सबसे पहले उन्होंने कहा एक काम करते हैं, अनवाइंडिंग के लिए अपन ये हेलिकेज वेलिकेज नहीं ला, अपन एंजाइम लेंगे ही नहीं, हटाओ, सीधा टेम्परेचर बढ़ा दो 94 डिग्री 95 डिग्री, वैसे ही दोनों स्ट्रैंड क्या हो जाएंगे, अलग, समझ गए। तो इन्होंने क्या किया कि चलो अनवाइंडिंग तो अपन टेम्परेचर से करें, और टेम्परेचर से अनवाइंडिंग करने में, क्योंकि उन्होंने देखा कि सेल में डीएनए बहुत लंबा है, एक साथ अनवाइंड नहीं हो सकता, धीरे धीरे होगा, जिपिंग अनजिपिंग। लेकिन पीसीआर में आर्टिफिशियली तो डीएनए एक छोटा टुकड़ा ही तो आएगा, तो हम क्यों अननेसेसरी हेलिकेज के पीछे जाएं, वो छोटा सा पीस है, हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, पूरा डीएनए एक साथ अनवाइंड कर देंगे। अच्छा, पूरा डीएनए एक साथ अनवाइंड करने का दूसरा फायदा क्या है, ओकाजाकी नहीं बनेगी, बताया था। अब सिर्फ दो प्राइमर लगाएंगे, एक इस कोने पे एक उस कोने पे, और दोनों को सीधा सीधा बना लेंगे, दोनों स्ट्रैंड क्या बनेंगे, कंटिन्यूअस। ठीक है, तो ध्यान रखना है, इन विवो रिप्लिकेशन में अनवाइंडिंग एंजाइम हेलिकेज और उसके एसोसिएट्स होते हैं, लेकिन पीसीआर में अनवाइंडिंग किससे करते हैं, टेम्परेचर से। ठीक है, फिर इन विवो रिप्लिकेशन में ओकाजाकी सेगमेंट बनेंगे सेमी डिसकंटिन्यूअस, यहां पर कोई ओकाजाकी सेगमेंट नहीं बनेगी। फिर इन्होंने एक और चीज करी, सेल की मजबूरी है कि प्राइमर आरएनए का बनता है, क्योंकि वहां और कोई एंजाइम ही नहीं है, तो आरएनए का टुकड़ा बना के फिर डीएनए बनाते हैं। अब इन्होंने सोचा कि अपन तो काम आर्टिफिशियली कर रहे हैं, तो अपन क्यों आरएनए लें, बाद में भी तो उस आरएनए प्राइमर को हटा के डीएनए बनाते हैं। तो ये ध्यान रखना अपने दिमाग में भी कि प्राइमर जरूरी है, आरएनए होना जरूरी नहीं, कोई भी चलेगा। तो इन्होंने पीसीआर में शुरू से ही प्राइमर किसके बना के डाले, डीएनए के, तो और एक काम इजी हो गया कि बाद में हटाना नहीं पड़ेगा, समझ गए, वहां प्राइमर आरएनए के, यहाँ प्राइमर डीएनए के। तो ऐसे कुछ चेंजेस किए। अब इन्होंने कॉर्नबर्ग की तरह टेस्ट ट्यूब में डीएनए लिया, एंजाइम डाला, सब कुछ मिलाया, और टेम्परेचर बढ़ाया 94 डिग्री, टेम्परेचर बढ़ाया 94 90, बिल्कुल डीएनए के दोनों स्ट्रैंड अलग, अनवाइंडिंग हो गई। लेकिन यहां वो फिर अटक गए, एक दिक्कत और हो गई कि अनवाइंडिंग के लिए टेम्परेचर बढ़ा तो दिया, लेकिन 94 95 डिग्री इतने हाई टेम्परेचर पर जो साथ में डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम डाल रखा था, वो इस टेम्परेचर को बर्दाश्त नहीं कर पाया, इतने हाई टेम्परेचर पर वो परमानेंटली इनएक्टिव हो गया। अब उनकी बड़ी परेशानी, क्योंकि 45 डिग्री के आगे एंजाइम काम नहीं करते। ठीक है, अब अनवाइंडिंग करने के लिए टेम्परेचर 95 तक ले जाएं तो एंजाइम बेकार हो जाता है, तो फिर करें क्या। और इसीलिए पीसीआर जो 1983 में बना और जल्दी आ जाता, कुछ साल लगे उनको, और वो ढूंढते रहे कि कुछ तो ऐसा एंजाइम मिले जो हाई टेम्परेचर पे भी काम कर सके। अब उनको एक हीट रेजिस्टेंट थर्मोस्टेबल एंजाइम की जरूरत थी, और ढूंढते ढूंढते उनकी नजर पड़ी कुछ ऐसे बैक्टीरिया पर जो बड़े गरम गरम ऑलमोस्ट उबलते हुए पानी में रहते हैं, जमीन से निकलता ना, थर्मोफिलिक बैक्टीरिया। बोले इतने गर्म पानी में रह रहे हैं और रह ही नहीं रहे, अपनी संख्या भी बढ़ा रहे हैं, संख्या बढ़ा रहे हैं मतलब डिवाइड कर रहे हैं,
और डिवाइड कर रहे हैं तो उनकी सेल में तो डीएनए रिप्लिकेट हो रहा होगा ना, तो इनके पास कुछ तो व्यवस्था है जो इतने हाई टेम्परेचर पे भी काम कर रहा है। उनको निकाला और उन बैक्टीरिया से उनको एक पॉलीमरेज एंजाइम मिला जो टेक पॉलीमरेज कहलाता है। ये 98 डिग्री तक के टेम्परेचर पे काम कर लेते हैं। उसके बाद पीसीआर बना है। पीसीआर कैसे काम करता है उसको नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे।